हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उसी में से आज हम लोग दो टॉपिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ध्रुवीय विश्व और आपका खाड़ी युद्ध का टॉपिक। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मैंने मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से इससे पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है, तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे एक ध्रुवीय विश्व। क्या होता है ये एक ध्रुवीय विश्व? देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आप पहले दो ध्रुवीय को लो, ठीक है, मतलब कि आपका यूएसए और एक तरफ आप लो यूएसएसआर, मतलब कि यूएसए मतलब कि अमेरिका और यूएसएसआर मतलब कि सोवियत गणराज्य, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य आपका एक तरफ हो गया, एक तरफ आपका अमेरिका हो गया। तो 1991 में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है पीछे कि 1991 में जो आपका सोवियत संघ है उसका हो जाता है पतन, ठीक है, तो उसका हो गया विनाश। और 1991 के बाद आपका जो आपका अमेरिका है उसके वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है, ये एकमात्र महाशक्ति बसता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप और भी जैसे कि आप क्या करो, 1991 से भी पीछे चलो, 1945 मतलब कि आप चलो जब आपका दूसरा विश्व युद्ध होता है, ठीक है, मतलब कि 1939 से 1945 तक आपका दूसरा विश्व युद्ध होता है, दो राष्ट्रों के बीच होता है, एक तरफ आपके होते हैं ध्रुवीय राष्ट्र, एक तरफ आपके होते हैं मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आपके शामिल होते हैं अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, और ध्रुवीय राष्ट्र में आपके शामिल होते हैं जर्मनी, जापान और इटली। इन द लास्ट जो आपके मित्र राष्ट्र देश होते हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1945 के अगस्त महीने में क्या होता है, जो आपका अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों छोड़ दिया जाता है, परमाणु बम छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो आपका अमेरिका है वो आपके जापान में परमाणु बम को क्यों छोड़ता है, रीजन क्या होता है, वो अपनी शक्ति दिखलाना चाहता है। जो आपका जापान था वो सिलेंडर कर रहा था, तब भी वो क्यों छोड़ता है, कई पर्यवेक्षक कहते हैं कि वो अपनी शक्ति दिखलाना चाहता था, अपनी दादागिरी दिखलाना चाहता था, इसलिए वो परमाणु बमों को छोड़ता है, ठीक है। आपका जो जापान था वो सिलेंडर कर रहा था तब भी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर भी होगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, अचानक सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बसता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अमेरिका जो था वो एकमात्र महाशक्ति बसता है। अमेरिका की वर्चस्व की जो शुरुआत होती है आपको ऐसा लगेगा 1991 में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत के लिए आपको दो पहलुओं को समझना पड़ेगा। पहली बात आपकी ये है, अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में नहीं होती बल्कि 1945 से ही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1945 से ही होती है। आपका जो अमेरिका है उसके द्वारा जापान पर दो परमाणु बमों को गिराना, ठीक है, वही चीज आपका बन जाएगा कारण, ठीक है। मतलब कि 1945 से ही शुरू हो जाता है, वो अपना डोमिनेंस दिखलाना चाहता है, अपनी वर्चस्व, अपनी दादागिरी को दिखलाना चाहता है। दूसरी बात आपकी ये है, अमेरिका जो है आपका, अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत 1991 में नहीं होती है बल्कि अमेरिका पहले से ही वर्चस्व करता था, ठीक है, जो बहुत बाद में जाकर पता चलता है हम लोग को, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जो विश्व था वो वर्चस्व की मार में झेल रहा था, ये चीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे कैसे अमेरिका की जो वर्चस्व की जड़ें हैं, कैसे उसकी दादागिरी की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है, कैसे वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध हम लोग इसके लिए जानते हैं, ठीक है। तो 1991 के अगस्त महीने में इराक जो है वो क्या करता है, कुवैत पर आक्रमण कर उसको कब्जा लेता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। आपको साइड में इराक और कुवैत का फोटो भी दिख रहा होगा, ठीक है, वो भी आप साइड में देखिए। इसके अलावा इराक को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, ठीक है, लेकिन जो इराक है वो कब्जा हटाने को मानता ही नहीं है, वो नहीं हटाता है कब्जा। फिर कुवैत को आज़ाद कराने के लिए जो आपका यूएनए है, यूएनओ है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका है वो क्या करता है, बल प्रयोग की अनुमति दे देता है। देखो ये बहुत ज़्यादा नाटकीय फैसला है। कैसे नाटकीय फैसला? इसलिए है क्योंकि पिछले 45 वर्षों में यूएनओ ने ऐसा कभी भी नहीं किया था, मतलब कभी भी बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। इसी समय दिए हैं, यूएनओ के द्वारा दिया गया है, तो ये चीज़ एक नाटकीय फैसला होगा। मतलब कि शीत युद्ध के समय एक भी ऐसा फैसला नहीं किया गया था, अचानक से ऐसा फैसला कैसे हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का नाटकीय फैसला है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जॉर्ज बुश, इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम देते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। युद्ध में 34 देश
आपकी मिली जुली सेना होती है और जिसमें आपके 6,60,000 सैनिक होते हैं और इराक के खिलाफ मोर्चा करते हैं। ठीक है, 6,60,000 सैनिक होते हैं जो इराक के खिलाफ मोर्चा करते हैं। इस सैन्य अभियान को यूएनओ के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, ये से आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सैन्य अभियान के जो प्रमुख होते हैं अमेरिकी जनरल, जिनका नाम होता है नॉर्मल सर्वाजकाव। ठीक है, नॉर्मल सर्वाजकाव नाम होता है उनका। ठीक है, तो 34 देश में अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा देश जिसके होते हैं वो है आपका यूएसए। यूएसए के 75% सैनिक होते हैं 34 देशों में। ठीक है, इससे आपको अमेरिका की शक्तिशाली होने का पता चल रहा होगा, उसकी सेना के बारे में पता चल रहा होगा कि अमेरिका के पास कितनी सारी सेनाएं हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी है, उसके पास प्रौद्योगिकी की तो कमी ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, आज भी उनके पास कमी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इराक के राष्ट्रपति होते हैं सद्दाम हुसैन जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो जंग है वो 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, इराक जो होता है वो युद्ध हार जाता है और कुवैत को छोड़ देता है। इस युद्ध में अमेरिका के द्वारा स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस युद्ध को पूरी दुनिया में लाइव दिखलाया जाता है। जैसे आपका टीवी में न्यूज़ आता है तो वो लाइव आता है ना, उसी तरीके से अचानक से कोई मर जाता है तो उसका लाइव आपको दिखलाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी लाइव दिखलाया जाता है। ठीक है, इसका लाइव प्रसारण किया जाता है, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अमेरिका का इस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था उससे अधिक वो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों से प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका दूसरा खाड़ी युद्ध, मतलब कि दूसरी खाड़ी युद्ध क्या है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहाँ पर लिखवाया जा रहा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपको बस यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का उसमें लिंक गिवन है, तो आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा खाड़ी युद्ध क्या है। तो 19 मार्च 2003 को यूएसए के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, जो आपका यूएसए है वो क्या करता है, कूटनाम से इराक पर सैन्य हमला करता है। ठीक है, हमला करता है और इसके अलावा युद्ध में यूएसए के साथ 40 देश होते हैं। ठीक है, और यूएसए क्या करता है, वो यूएनओ से भी अनुमति नहीं लेता है, कोई भी परमिशन नहीं लेता। यूएनओ से तो कोई परमिशन ही नहीं लेता, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भी परमिशन नहीं लेता है। दिखावे के लिए जो आपका यूएसए है, जो आपका अमेरिका है, वो क्या कहता है, इराक जो है वो जनसंहार के हथियार बना रहा है, मतलब कि जनता की हानि के लिए बहुत ही भयानक हथियार बना रहा है। ठीक है, वो ऐसा कहता है। ठीक है, लेकिन जब जितने भी लोग उसको देखते हैं तो मतलब कि इराक की छानबीन होती है, तो इराक की छानबीन होते समय कोई भी साक्ष्य या सबूत हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, हमले के पीछे मतलब कि जो आपका अमेरिका है उसके हमले के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है। पर्पस ये होता है, इराक के तेल भंडार पर वो ऑक्यूपाई करना चाहता है, उसको कब्जाना चाहता है। ठीक है, इराक का जो तेल भंडार है आपको फेमस होगा, आपको पता भी होगा कि इराक का जो तेल भंडार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसी को वो कब्जाना चाहता है आपका अमेरिका, और अमेरिका अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता है इराक में। ये उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद क्या होता है, जो आपके इराक के राष्ट्रपति होते हैं सद्दाम हुसैन, उसका तो कुर्सी जाने वाला ही होता है, मतलब कि सरकार गिरने ही वाली होती है। ठीक है, और जो वहाँ की जनता होती है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, इराक की जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और इसके अलावा होता क्या है, हमला में यूएसए के 30,000 सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अमेरिका के 30,000 सैनिक मारे जाते हैं और इराक के भी कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके अलावा 50,000 तो जनता ही मारे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन वो ताकतवर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो आपका इराक है उस पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, चाहे कितनी भी वो कोशिश कर लेता है, लेकिन वहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो इराक की जनता होती है वो विद्रोह करने लग जाती है। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो विरोध करने लग जाती है अमेरिका का। ठीक है, तो
इराक को शांत करवाने के लिए अमेरिका जो होता है वो विफल रहता है, मतलब वहाँ की जनता को शांत नहीं करवा पाता है वो, तो अमेरिका जीत तो जाता है लेकिन इराक पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने दो टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। जो आपका एक ध्रुवीय विश्व का टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि जो आपका अमेरिका है वो एकमात्र महाशक्ति बसता है, ठीक है। और अच्छी तरीके से मैंने आपको दो बातों को भी बता दिया, पहली बात और दूसरी बात, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको खाड़ी युद्ध भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके का लगा। इसके अलावा आप अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोज़ को बना सके, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।